जल्दी से हमें सीधे रविंद्र गुप्ता जी, आप पूर्व डीजी हैं इंडियन रेलवे के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहां पर 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की बात कही गई है। कनेक्टिविटी के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं, तो रेलवे के लिए क्या यह माना जा सकता है परफॉर्म ट्रांसफॉर्म की जो बात बार बार कही जाती है वो अब सामने देखने को मिलेगी? इसमें कुछ तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पहला ये कि जो कैपिटल इनपुट्स हैं वो लेवल बना के रखा गया है। ठीक है, लगभग 2.65 लाख करोड़ जो है वो चल रहा है, वही 2.5-2.6 के लेवल पे चल रहा है। तो जिन परियोजनाओं में पैसा जा रहा था वो आता रहेगा। और साथ उन्होंने नई जो फ्यूचरिस्टिक परियोजना डिक्लेयर की है 7 हाई स्पीड कॉरिडोर, वो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम में एडवांस है। ये शायद हो सकता है कि टू लुक गुड टाइप का अनाउंसमेंट है, बिकॉज अभी पहली परियोजना कंप्लीट नहीं हुई, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर, उसकी टेक्नोलॉजी लेवल्स, अभी उसमें बदलाव होंगे जब वो फाइनल होगी, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रीमेच्योर है। पर ठीक है, जब हम फ्यूचर में देख रहे हैं 2047 पे देख रहे हैं तो उस तरफ ये ठीक है। मतलब आगे भविष्य के भारत के लिए ज्यादा बेहतर है। अभी जैसा कि सर ने जिक्र किया कि ग्लोबल अगर नजरिए से देखें तो बहुत अच्छा है, लोकल नजरिए से अच्छा नहीं है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से बजट पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, सुन लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, कैसा रहा बजट? बहुत ही ऐतिहासिक, सभी वर्ग, क्षेत्र, क्लास सबको छुआ गया और विकसित भारत 2047 की। बघेल साहब का भी यही कहना है कि 2047 के मद्देनजर, यानी कि सभी को 2047 का चश्मा पहनाया जा रहा है कि आप अभी के लिए अपने व्यक्तिगत लाभ को मत देखें, आप ये देखें कि भारत जब विकसित भारत बनेगा तो उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। क्या इसी और एक बार जल्दी से आपको बीच में रोकना पड़ा था रविंद्र गुप्ता जी? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आम आदमी सोच रहा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ कंसेशन आएगा, जो कि काफी 60 साल तक की उम्र के लिए माना ये जा रहा था, वो इस बार नहीं आया, शायद फिर इंतजार करते रह गए। दूसरा एक जो बहुत अहम मुद्दा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि हाई स्पीड कॉरिडोर अपनी जगह है, पर जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसकी स्पीड्स बड़ी लो हैं। गुड्स की भी स्पीड लो है और पैसेंजर की भी स्पीड लो है। मुझे लगता है कि इस समय कुछ कैपिटल जाना चाहिए था बिल्कुल गुड्स और पैसेंजर लाइंस के सेग्रीगेशन पे, जो इस समय कम इनपुट से अचीव किया जा सकता है। और सिग्नलिंग प्रणाली जो जिसमें काफ़ी इनपुट हो रहे हैं वो बदल रही है, वो उसके साथ साथ काम जो है आसानी से हो सकता है। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे और चाहूंगी, चूंकि आप बड़ी पोजीशन पर इंडियन रेलवे में रहे हैं। चिराग पासवान, उनकी पहली प्रतिक्रिया आ गई है, मंत्री जी को पहले सुन लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल लूंगी। जितने ये सारे वर्टिकल्स एक्सपैंड होंगे उतनी ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। स्किलिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें, उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो। मैं मानता हूँ कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है। और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे, और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें, जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी, जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है, ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुँचाया जाए। तो मैं मानता हूँ कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, और इसके लिए मैं मेरी तरफ से मेरी पार्टी
तो कुल मिलाकर चिराग पासवान ने जमकर तारीफ की है आज के इस बजट की। उन्होंने स्थिरता और निरंतरता का जिक्र करते हुए यह कहा कि 2047 वाला ये बजट है। और सभी को मेघा, मुझे लग रहा है एक टिप्पणी आपके लिए लेती हूं और उसके बाद मैं राघवन संपत कुमार जी आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर मेघा, 2047 के चश्मे से, उसे नजरिए से देश इस बजट को देखे, ग्लोबल तरीके से देखे, लोकल लेवल पर अपनी उम्मीदें थोड़ा कम कर ले, यही संकेत है। चिराग पासवान के पास ऑप्शन तो नहीं है खास क्रिटिसाइज करने का, बट मैं आपको 2-3 चीज़ यहाँ पर देखिए चित्रा, 2-3 दिन से हम सब सोच रहे थे कि क्या होने वाला है। एक जब इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे जब प्रेजेंट किया और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र को मैं सुन रही थी कल परसों, उनका ये बार बार कहना था कि डीरेगुलेशन पर थोड़ा फोकस होगा। आप देखिए, जब हम एफडीआई की बात करते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुद्दा बन सकता है। हम नेगेटिव एफडीआई पे चल रहे हैं लगातार, चौथे क्वार्टर पिछले नवंबर के जो नंबर्स हैं, हम तब भी नेट एफडीआई नेगेटिव में ही चल रहे हैं। लगभग 446 मिलियन डॉलर्स की आउटफ्लो ज्यादा है। तो इसके बारे में एक शायद एक एक्सपेक्टेशन थी कि एफडीआई के लिए कुछ तो किया जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा उम्मीदें थी एफडीआई को लेकर। बिल्कुल, हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, तीसरी बनने जा रहे हैं, और अगर एफडीआई हमारी नेगेटिव लगातार चल रही है तो हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? तो ये एक एक्सपेक्टेशन थी जिस पे मैंने खास कुछ सुना नहीं। लेकिन चित्रा, मैं आपको ये बोलूं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे ये हाई स्पीड कॉरिडोर, अब क्रिटिसाइज करने के लिए आप कहिए कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो है एग्जिस्टिंग वही बहुत स्लो है, लेकिन 7 उन्होंने अनाउंस किया है। वो टियर 2 टियर 3 शहरों के लिए एक आम आदमी के लिहाज से मेघा, अगर मैं बात करूं, मुझे तो सबसे पहले कंफर्म टिकट कि कल परसों अगर मुझे ट्रेन से कहीं जाना हो तो भाई आज मैं बुकिंग कराऊं, तुरंत मुझे टिकट मिल जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिक्रिया आ गई है, केंद्रीय मंत्री को लेते हैं, फिर लौटती हूं आपके पास। Particularly area of telecom, area of donor has got a very good impetus in this budget, and we hope to take forward the Prime Minister's vision of capitalizing on India's growth potential. You have seen a growth of close to 7.5%, a complete control on inflation coming down to 1.7%, a huge jump in capital expenditure from 2 lakh crore to almost 11 lakh crore this year to 12 lakh crore next year. So it's a budget that is going to empower India, is going to power India, and is going to take India on its trajectory, which is today the fourth largest economy to the third largest economy by next year and onward and forward. ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे जब अपनी बातें रख रहे थे, पीछे से रक्षा मंत्री जा रहे थे और रक्षा मंत्री को देखते ही राजनाथ सिंह को मुझे आज सुबह तमाम एक्सपर्ट की ओर से यहीं एबीपी न्यूज के स्टूडियो में कहा जा रहा था कि रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा ऐलान आज होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला बजट है। लेकिन वहां पर भी क्या निराशा हाथ लगी है, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से राघवन संपत कुमार जी, कृषि क्षेत्र में उम्मीदें क्या पूरी हुई? आई वुड से ये इसमें एक्साइटमेंट चटपटा कुछ नहीं है, बट वी हैव टू सी दिस बजट इन कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस वन। बहुत सारे स्कीम्स पल्सेस में, ऑयल सीड्स में, हाई यील्डिंग सीड्स में पिछले बजट में अनाउंस किया गया है, तो वो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो ये क्या है, ये बजट एक एनेबलिंग बजट है। तो अगर हम रिजर्वायर के बात करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इनलैंड वाटरवेज और एग्रीकल्चर के अंदर आप लाइव स्टॉक और एनिमल सेक्टर भी जुड़ा सकते हैं। तो livestock FPOs, fisheries FPOs, I think it is a very subdued budget, but it has a lot of ingredients for long term growth. ठीक है, मतलब सभी यही कह रहे हैं कि आगे पर नजर डालिए आप, बहुत ज्यादा वर्तमान में रहने की जरूरत नहीं है, भविष्य का भारत बहुत अच्छा रहने वाला है, उसी के मद्देनजर ये बजट चलेगा। लेकिन आपको बताते चले, इस बजट को लेकर विपक्ष की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, एक सिरे से इस बजट को खारिज किया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही प्रदीप भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, विपक्ष की तमाम उम्मीदें धराशायी हो गईं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, तमाम दलों की ओर से एक सुर से यही बातें कही जा रही हैं। प्रदीप भंडारी जी। देखिए, विपक्ष हमेशा हताश होता है जब भी भारत का विकास होता है, और अगर कोई भी आप ग्राउंड पे ट्रैवल करेंगे और 2 दिन थोड़ा समय बीतेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विकसित भारत का बजट है। 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड है, ये अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा स्पेंड है। कांग्रेस पार्टी के समय में 3 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड होता था। पिछले साल हमने 11 लाख करोड़ स्पेंड किया है, इस बार 12 लाख करोड़ स्पेंड किया है। दूसरा,
7 बड़े फ्रीट कॉरिडोर, ट्रेन के रेलवे हाई स्पीड कॉरिडोर आने वाले, भले वो सिलीगुड़ी से बनारस हो गया या भले वो बैंगलोर से हैदराबाद का हो गया। ये मॉडर्न कनेक्टिविटी को आगे लेके जाएगा। आगे का युग एआई का युग है। इस युग के अंदर हम सबसे बड़ी बात है टैक्स हॉलिडे देने की बात करी उन सभी कंपनीज को जो भारत के अंदर अपना डेटा सेंटर लगाती है, जो डेटा लोकलाइजेशन और डेटा सोवरेनिटी के लिए सबसे आगे जाने की बात होगी। डिफेंस की बात करी तो पिछली बार से 21% ज्यादा डिफेंस का बजट बढ़ाया गया है, 7.8 लाख करोड़ बढ़ाया गया है। तो हर साल जो है डिफेंस का बजट जो है वो बड़ा है। चौथी बात अगर अपने रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करी तो 80,000 करोड़ से ज्यादा जी राम जी के लिए स्पेंड किया गया है, जो रूरल डिमांड और रूरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। मैं आता हूं फिस्कल की बात में। पहली बार फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्ट के अंदर 4% से कम आपका फिस्कल डेफिसिट का टारगेट को एक्सेप्ट करा गया है। कांग्रेस शासनकाल में 6% से ज्यादा हुआ करता था। आज महंगाई का दर 2% से कम है। एफडीआई की बात हो रही थी, एफडीआई जो है वो दुगना हो चुका है पिछले 10 सालों के अंदर। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये एक स्टेबिलिटी का बजट है, एक रिफॉर्म एक्सप्रेस का बजट है। ठीक है, मैं मेघा से जानूंगी, वो कह रहे दुगना हो गया, मेघा को नजर क्यों नहीं आ रहा है एफडीआई का बजट। मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन अतुल लोंढे पाटिल जी के पास जाऊं। जी राम जी का जिक्र यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से किया गया। मनरेगा को जब जी राम जी में तब्दील किया गया था तो बहुत आलोचना महात्मा गांधी के अपमान की आरोप लगाते हुए विपक्ष की ओर से की गई थी, और आज महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान वित्त मंत्री की ओर से कर दिया गया है। अब मैं अतुल लोंढे पाटिल जी सीधे आपके पास आते हुए, सरकार का यह कहना है जब देश का होता है विकास, विपक्ष हो जाता है निराश। यही वजह है कि आप लोगों की इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। अतुल साहब, नहीं ठीक है, अभी अगर यूपीए के जमाने में जो मैन्युफैक्चरिंग था वो 16% पे था, अब ये 11.4% पर आ गया है। यूपीए के जमाने में ये कहते थे कि 6% था, वो 4.5% पे था। जरा देख लीजिए फिस्कल डिफिसिट क्या है, जरा ये भी देख लीजिए कि फिस्कल डिफिसिट आज 4.4 पर आया है, तो 4.3 पर आया है। तो इसकी वजह क्या है? आपने रूरल एक्सपेंडिचर जो 51% ही किया है, आपने जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसके ऊपर 75,000 करोड़ रुपए खर्चा ही नहीं किए हैं, सैनिटेशन पे 2% किया है, ड्रिंकिंग वाटर पे 9% किया है। तो ये सारा का सारा डेटा दिखाता है कि आप फिस्कल प्रूडेंस की बात करते हो, लेकिन जब खर्चे करने की बात आती है तो आप खर्चा नहीं करते हो। अतुल लोंढे पाटिल जी, गृह मंत्री अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया आई है बजट पर। गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जमकर तारीफ की है, कहा है सभी के सपनों को शक्ति देने वाला बजट है, अगले 25 सालों का ये रोड मैप है। अतुल लोंढे पाटिल जी वो कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत के निर्माण वाला ये बजट है। वो कह रहे हैं सभी के सपनों को, और सभी के सपनों में तो फिर आपके भी सपने आ जाएंगे अतुल साहब। टीवी से आवाज उन तक हमारी पहुंच रही है, इसलिए बराबर है। बजट तो देश का होता है चित्रा जी, लेकिन मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा, इकोनॉमिक सर्वे से रखना चाहूंगा। मैं कुछ अलग बात नहीं करूंगा। इकोनॉमिक सर्वे में जो लताड़ लगाई है कॉर्पोरेट सेक्टर को हिंदुस्तान की, मुझे लगा मैं 702 पन्ना पढ़ना शुरू किया, कहीं तो अदानी की तारीफ आएगी, कहीं तारीफ नहीं आई। तारीफ आई है तो अमेरिकन कंपनीज की, जर्मन कंपनीज की, साउथ कोरियन कंपनीज की, कि कैसे देशभक्त है वो लोग। उन्होंने अपने लाभ का नहीं सोचा है, उन्होंने देश के लाभ का सोचा है, एक्सपोर्ट का सोचा है, उनकी तारीफें है और लताड़ लगाई है हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर को। उसके लिए क्या किया है? उसके लिए इस बजट में कुछ दिखता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया फेल हो चुका है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है इकोनॉमिक सर्वे। $280 बिलियन जो है वो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट हम ऑफसेट कहां से करते हैं? तो जो रेमिटेंसेस आते हैं, रेमिटेंसेस हमें आते हैं जो छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, सर्विस सेक्टर से आते हैं, बाहर से एनआरआईज की तरफ से आते हैं। अब वो 75 to 80% अगर हमारा फिस्कल ट्रेड डेफिसिट अगर बांटते हैं तो उसके लिए इसमें क्या दिखता है? पीएलआई की स्कीम की बात जो है चित्रा जी, पीएलआई किसके लिए दी है? पीएलआई दी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, लेकिन क्या है तो असेंबलिंग के लिए तो नहीं दी है ना। दिया क्या? उन्होंने मेन फ्रेम के लिए दिया है, कैमरा बनाने के लिए दिया है, प्रोसेसर बनाने के लिए दिया है। तो जो पीएलआई लिंक होनी चाहिए थी कंपोनेंट्स को लेकर, वो असेंबली को लेकर आई है। तो आप क्या कह रहे हैं? मोबाइल सस्ता हो रहा है। अरे मोबाइल सस्ता हो रहा है, हम क्या बना रहे हैं? हम असेंबल कर रहे हैं सिर्फ। तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो है इकोनॉमिक सर्वे का, वो इसमें बजट में दिख नहीं रहा है एकदम स्पष्ट तरीके से। आज आप कहते हैं कि हम आज एआई हब तैयार करेंगे। अरे एआई हब आप तैयार करेंगे, आपका डेटा कंजम्पशन और प्रोडक्शन, ये दोनों तो प्रोडक्शन चाइना के हाथ में है,
कंजम्पशन अमेरिका के हाथ में, आपने सोलर पैनल सस्ते कर दिए, लेकिन सोलर पैनल के कंपोनेंट्स बनाने के लिए हमारी पीआई आलोचना क्या है? ठीक है, कमी ही कमी है बजट में, कुछ भी अच्छा नहीं है। विपक्ष की ओर से लगातार ये बातें गिनाई जा रही हैं, लेकिन हाल ही में हम सब ने देखा था जब आर्थिक सर्वे पेश किया गया था तो उसमें कैश ट्रांसफर योजनाओं को लेकर बहुत बड़ी टिप्पणी की गई थी, उसको नहीं भूलना चाहिए। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है, सरकार की ओर से कहा गया था कि राज्यों में महिलाओं के लिए चल रही इन योजनाओं से मौजूदा वित्त वर्ष में 1.7 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। इनके शॉर्ट टर्म फायदे होते हैं, लेकिन वित्तीय स्थिरता और मीडियम टर्म ग्रोथ के बारे में ये चिंताएं पैदा करता है। तो क्या इसके मद्देनजर कोई भी ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया? क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर जब आप चलेंगे तो बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि खर्चा आप करते हुए चले जाए और बाकी चीजों के विकास के लिए आपके पास पैसे कम पड़ जाएं। अभिषेक झा जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। अभिषेक जी, कैसा लगा बजट? एकदम फिर से एक ऐतिहासिक बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और देश के लोगों की निगाहें इस बजट पर थी। समावेशी विकास के साथ साथ देश के हर राज्य की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनका ख्याल रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। चाहे वाटर कॉरिडोर्स बनाने की बात हो या फिर हाई स्पीड ट्रेन्स के कॉरिडोर बनाने की बात हो, और फिशरीज़ को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना, कैंसर की दवाएं सस्ती होना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे देश के लोग लाभान्वित होंगे। अब हम समझ सकते हैं कि विपक्ष के साथी इस पर अपनी नेगेटिव टिप्पणी इसलिए दे रहे हैं चूंकि एक अच्छे मैंडेट की सरकार हर जगह बनी हुई है और इनको लगता है कि भाई इसमें कुछ नुक्स नहीं निकालेंगे तो शायद लोगों का ध्यान इस पर आकृष्ट नहीं हो पाएगा। तो मुद्दा और बात यही है कि बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के साथ इस बजट को वित्त मंत्री जी ने पेश किया है और ऐतिहासिक बात यह है कि संडे के दिन इसको पेश किया गया है। अब करोड़ों लोग देश की वित्त मंत्री को सुन रहे होंगे और लोगों की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उसके अनुरूप सरकार ने इस बजट को पेश किया। कांग्रेस बजट को फर्जी बता रही है। अभिषेक झा जी, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट है। मैं जल्दी से बीजेपी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस कह रही है एकदम फर्जी बजट लेकर आई है सरकार। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी की इकोनॉमिक थिंकिंग को सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक थिंकिंग के अंदर देश का बंटाधार हुआ था और देश के अंदर ट्विन डेफिसिट, सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे कम ग्रोथ रेट था। मैंने यहाँ पे बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग की। इनको पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में अभी तक के इतिहास के सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बार फर्क क्या है। इस बार मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजिक एरियाज के अंदर हम कर रहे हैं। बायो फार्मा आगे का सबसे बड़ा एरिया होने वाला है जिसमें 10,000 करोड़ का हुआ है। सेमीकंडक्टर 2.0 को लॉन्च किया गया जिसमें 40,000 करोड़ के तहत जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स के पार्ट हैं वो जो है भारत के अंदर होंगे। रेयर अर्थ, याद करिए पूरी दुनिया रेयर अर्थ मेटल्स पे मुल्कों की लड़ाई हो रही है। भारत जो है रेयर अर्थ मेटल्स का नंबर 4 का कंट्री जिसमें रेयर अर्थ रिजर्वॉयर्स हैं। पहली बार सरकार ने फ्यूचरिस्टिक रूप से, जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो, रेयर अर्थ जोन्स की बात करी गई है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार ये हुआ है कि डेटा लोकलाइजेशन की बात ही, मतलब कोई भी विदेशी कंपनी जो हमारे हिंदुस्तान का डेटा बाहर नहीं कर सकती। ये देश के युवा और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। चित्रा जी, हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला हॉस्टल, इससे बड़ा इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्टेप नहीं हो सकता जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़े। तो अगर आप किसी भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर को देखें या आर्थिक विकास की बात करें, सबसे ज्यादा विकसित भारत 2047 का रिफॉर्म एक्सप्रेस वाला बजट है मोदी जी का। ठीक है, और यहां पर बार बार रविवार का जिक्र किया जा रहा है। रविवार को पेश होने वाले बजट में सरकार की ओर से गिनाया जा रहा है बहुत ऐतिहासिक बजट है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ भी इस बजट से नहीं मिला है। कुल मिलाकर सरकार पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है, लेकिन एक्सपर्ट की राय अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए अलग अलग सेक्टर के तमाम एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई टैक्स पेयर्स के लिए फायदेमंद घोषणाओं में से जिस फैसले की बात की जा रही है उसमें छात्रों और परिवारों के लिए टैक्स की वजह से कहा जा रहा है कि अब विदेश में पढ़ाई, मेडिकल इलाज और यात्रा काफी ज्यादा सस्ती हो गई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सबसे जरूरी घोषणा उन भारतीयों से जुड़ी हुई जो शिक्षा और मेडिकल इलाज के लिए विदेश पैसा भेजते हैं। सरकार ने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत टीसीएस को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। 3% का सीधा सीधा फायदा। अनुज गुप्ता जी, अब यही गिनाया जाएगा कि देखिए किस सेक्टर में हमने फायदेमंद घोषणाएं की गई हैं। आम आदमी के लिहाज से बहुत घोषणा नहीं है, लेकिन हाँ बार बार वही फोकस कि अगले 25 सालों के मद्देनजर आप देखेंगे मजबूत भारत, सशक्त भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज के इस बजट के जरिए। मैं इस पे 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो हमने शुरुआत करी मार्केट को देख के कि 2300 अंक मार्केट सेंसेक्स गिर गया है। अभी आप देखेंगे तो वो गिरने का दौर सिर्फ 500
अंक पे रह गया है, तो मार्केट भी समझ पा रही है कि क्या फायदे मिले हैं। दूसरा, हम आप ये कह रहे हैं शुरू में बहुत झटका लगा था लेकिन बाद में वो संभल गया है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और 2047 की बात तो कई लोगों ने करी, मैं तो कहूंगा 3 फायदे जो जनता को अभी मिलेंगे उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। पहला, सरकार ने कहा है कि प्राइवेट डेवलपर्स को एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड मिलेगा, तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे जनता को घर सस्ते मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के अंदर 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उससे आपके मोबाइल फोन्स, आईफोन हो, एंड्रॉयड फोन हो, वो सारे सस्ते होंगे। तीसरा, बायोसिमिलर के लिए एक शक्ति फंड बनाया जाएगा 10,000 करोड़ का, उससे दवाइयाँ सस्ती होगी, सीधे जेनरिक दवाइयाँ सस्ती होगी। तो जनता को बहुत फायदे मिले हैं अभी के लिए भी और आगे के लिए भी। ठीक तो है, बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। आप ये कह रहे हैं कि इसको इस नजरिए से भी देखा जाए कि जनता को किस रूप में फायदा, और हर घर का सपना सभी का होता है, लेकिन यहाँ पर हम सब जानते हैं कि पिछले 2-2.5 सालों में अगर नजर डालेंगे खासतौर से कोरोना काल के बाद, तो घरों के दामों में जितना बड़ा उछाल आया है उसने यकीनन चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन फिलहाल हमारे एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का मानना है कि घर सस्ते होंगे, आम आदमी को थोड़ी राहत जरूर देने की कोशिश की गई है। तो आ चुका है आज का बजट, विकसित भारत वाले ये बजट है। 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला ये बजट बताया जा रहा है। सरकार की ओर से इसे बेहद ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है। लेकिन विकसित भारत के लक्ष्य को कैसे ये प्राप्त करेगा, 10 बड़े ऐलान कौन कौन से किए गए हैं आपके सामने जल्दी से रखते हैं। जो बड़े ऐलान, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ये बड़ी खबर आज की है। दूसरी बड़ी बात यह है 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनेंगे, इस पर भी सरकार का अच्छा खासा फोकस है। वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा की उपलब्धता वहां पर मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा दानकुनी से सूरत तक फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। आज बजट में इस बारे में भी ऐलान किया गया है। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर। चलिए, कम से कम 2 राज्य ऐसे इसमें जोड़ दिए गए हैं जहां पर चुनाव नहीं होने वाले हैं, तो विपक्ष इसको लेकर भी टारगेट नहीं कर सकता है। सेमीकंडक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का ऐलान आज के इस बजट में किया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए जाएंगे। पूर्वोत्तर में 4,000 ई बस लाने की भी तैयारी में है सरकार, जिसका ऐलान आज वित्त मंत्री की ओर से किया गया है। 20 नए जल मार्ग बनाने की भी तैयारी की गई है। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड, यानी कि जो 10 बड़े ऐलान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके जरिए विकसित भारत के बजट को, और टीएमसी की ओर से पहली प्रतिक्रिया आ गई है। 1.5 महीने के बाद वहां पर वोट पड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी क्या बोल रहे हैं, सुनते हैं। देखिए, पहले तो ये है कि आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, पत्रकार साथियों, आप सब हाउस में थे, आप में से बहुत लोग मीडिया गैलरी में उपस्थित थे। आपने ये देखा है कि जो बजट पेश किया गया, 1 घंटा 25 मिनट का फाइनेंस मिनिस्टर का स्पीच, 85 मिनट का स्पीच, 85 मिनट मतलब 5,100 सेकेंड। इस 5,100 सेकेंड में बंगाल का एक बार नाम तक नहीं दिया गया, एक बार भी, मतलब बंगाल मेंशन ही नहीं किया गया। और बंगाल छोड़ दीजिए, जितना भी कम्युनिटीज है, चाहे फार्मर हो या देश के युवा हो, किसी के लिए कॉन्क्रीट जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बात करता है, युवकों को रोजगार कैसे मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, या किस दिशा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है, उसको लेके कॉन्क्रीट कोई चर्चा नहीं है, कोई मेंशन नहीं है इस बजट। फार्मर्स के लिए कोई फिनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने का कोई तरीका, ताकि किसानों का कुछ मदद मिले, उसका कोई तरीका नहीं है। और कोई भी कम्युनिटी के लिए कोई यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं। तो दिस बजट इज अ फेसलेस बजट, बेसलेस बजट एंड अ विजनलेस बजट। देखिए, सरकार कह रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है कदम उठाए गए। खेलो इंडिया, खेलो मिशन के तौर पर किया गया महिलाओं की। सरकार कह रहे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार तो कहेंगी। सरकार अगर बजट पेश कर रहा है, उसको डिफेंड करने का जिम्मेदारी सरकार का है। To me, the budget is more like a government self-appraisal report written by its own PR department. This budget doesn't have any concrete solution to offer. पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं मिला? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप मुझे दिखा दीजिए बंगाल का एक नाम मेंशन किया हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप दिखा दीजिए। जी बिल्कुल भाई, 5,100 सेकंड का बजट स्पीच है आपका, 1 सेकंड दिखा दीजिए जहाँ पे बंगाल मेंशन किया है, 1 सेकंड में। जब बंगाल को बांग्लादेश के नजरिया से अगर कोई देखता है, तो देश के केंद्र का सरकार देखता है।
यहाँ पे बैठे हुए मिनिस्टर्स देखता है और जिसने बजट पेश किया वो देखता है। हम लोग को अगर बांग्लादेशी कोई बोलता है तो यहाँ पे बैठ के जो बजट पेश किया है और जो बजट लिखा है जिस सरकार ने पेश किया है वो सरकार देखता है। नहीं तो आपका 85 मिनट का बजट स्पीच में बंगाल का एक बार मेंशन भी नहीं होगा। कुछ रेलवे पिछला बार जो वादे किए थे जल जीवन मिशन का 2525 करोड़ जो बजट में प्रॉमिस था वो आपने रोक के रखा है। तो जो लास्ट ईयर आपने वादा किया था वही नहीं निभाया। अब नया वादा क्या करेंगे? ज्यादा घोषणाएं होती है तो कहा जाता है चुनावी बजट है, क्या ये वजह रही क्या? नहीं, चुनावी बजट तो वो तो आप कहेंगे, लेकिन हम लोग आशा नहीं करते इस सरकार से। 2021 के बाद से बीजेपी के सरकार जिस तरीके से बंगालियों को अत्याचार किया है तो हम लोग की तरफ से कोई चुनाव का प्रत्याशा नहीं था, क्योंकि इनको पता है बंगाल में खर्चा भी करेंगे तो हारेंगे। तो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ यू सी दे हैव प्रेफर्ड नॉट टू स्पेंड एनी मनी ऑन बंगाल बिकॉज़ दे नो दे आर गोइंग टू लूज द स्टेट लॉक स्टॉक एंड बैरल टू तृणमूल। साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी जो ये कह रहे हैं कि पूरे बजट में बंगाल को कुछ नहीं मिला है और उसकी वजह ये रही है कि अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे अभिषेक बनर्जी से। उनकी ओर से कहा गया बंगाल का तो जिक्र ही नहीं किया गया। उनकी ओर से भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया गया है। अगर पश्चिम बंगाल के नाम का जिक्र 85 मिनट का लंबा चौड़ा भाषण देते हैं वित्त मंत्री तो उनकी ओर से क्यों नहीं किया गया। हमारे संवाददाता ने सवाल भी पूछा कि सरकार के ऊपर आरोप लगते रहे कि चुनावी राज्यों के मद्देनजर वो ज्यादा घोषणाएं कर जाती थी, क्या इससे बचने के लिए सरकार की ओर से किया गया। फिलहाल गिरिराज सिंह आ चुके हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुन लेते हैं, यकीनन वो बताएंगे बजट आज का बेहद ऐतिहासिक है। सुनिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। टेक्सटाइल सेक्टर को एक बड़ा जो है वो बहुत सारी चीजों का घोषणा वित्त मंत्री ने की है, किस तरह से न्यू फाइबर को कैसे आगे बढ़ाना है, किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर को रिफॉर्म करना है, क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दूंगा। उनके नेतृत्व में एक तो होलिस्टिक रूप में देखेंगे तो बजट के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो बजट खर्चे होते हैं, जो डायरेक्ट हुए हैं वो भी चौंकाने वाला है। 16 लाख करोड़ से बजट की जर्नी शुरू हुई 14-15 और आज 53 लाख करोड़ से ऊपर का। अब मैं टेक्सटाइल को उन्होंने बड़े प्रमुखता से दिया है। टेक्सटाइल आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। कोई माने या ना माने, मैं किसी अपोजिशन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने 10 साल में 14-25 में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। रोजगार दिया ये भी कोई जुबानी नहीं है। यूपीए सरकार ने केवल 33 लाख स्टिचिंग मशीन इंडस्ट्रियल जो भारत में बनता नहीं, इंपोर्ट होता, वो इंपोर्ट हुआ। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने जमकर तारीफें यहां पर कर दी हैं सरकार की। यकीनन ऐतिहासिक बजट सरकार की ओर से करार दिया जा रहा है तो खूब जमकर खरी खोटी सरकार को सुनाई जा रही है विपक्ष की ओर से, ये कहते हुए कि बजट में कुछ भी खास नहीं रहा है। हमारे साथ सुयश राजनाहाटा जी टैक्स एक्सपर्ट आ चुके हैं स्टूडियो में और यहां पर आपको बताते चले टैक्स पेयर्स को गलतियों और कमियों में सुधारने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं? टैक्स में भारी भरकम सुधार की उम्मीद कही जा रही थी, राहत की उम्मीद की जा रही थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज टैक्स में बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर काफ़ी कुछ आ गया था, तो इस बार था कि सिंप्लिसिटी जितना कर सकते हैं उसको करेंगे। इन्होंने जो रेक्टिफिकेशन की डेट लिखी हुई थी 31 दिसंबर, उसको बढ़ा के 31 मार्च कर दी। तो लोगों को 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अपनी गलती कोई भी है जेन्युइन मिस्टेक ठीक करने के लिए। और गवर्नमेंट इज मूविंग टुवर्ड्स ट्रस्ट बिल्डिंग। वो कह रही है कि अगर आपकी कोई गलती है, जेन्युइन मिस्टेक है, आप आइए। और सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान कर दिया है। अब दूसरे तरीके से उसको थोड़ी राहत दे दी है। पैसे मतलब उसको पेनल्टी ना लेके उसको दूसरे फॉर्म में, ताकि एक सिंप्लीफाई हो जाए। राइट। तो दिस इज ट्रस्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा जा रही है गवर्नमेंट। और उनका ये है कि डिस्क्लोजर जितना हो, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डाटा गवर्नमेंट हैज, वी वांट्स कि टैक्स पेयर भी फुली डिस्क्लोज करे, और कोई गलती के कारण रह गया है तो वो उसको चाहते हैं कि डिस्क्लोज। मतलब उनके भीतर से डर निकालने का एक प्रयास, इसको क्या कहा जा सकता है? भीतर से डर का क्या होता है, कुछ जेन्युइन मिस्टेक भी होती है। जब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं आजकल, बाहर कोई एसेट ले लेते हैं, वो डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं,
तो उसमें एक उनको सबको चांस मिला है कि वो कर सके, तो दैट इज वन गुड स्टेप इन दिस बजट। लोगों के भीतर भी आएगा कि कम से कम टैक्स पे करते समय आप बिना किसी हिचक के कोई गलतियां करते हैं तो 3 महीने का अतिरिक्त समय है, उसको सुधार लीजिएगा। गलती करते जल्दी से बड़ी बात है, अगर टैक्स पेयर अपनी भाषा में समझना चाहे, बिल्कुल आम आदमी की भाषा में, कैसे समझाएंगे, कैसे राहत देने की कोशिश की गई है आज? बस ये है कि आपका अगर कोई गलती की है तो आप गलती को ठीक कर सकते हैं, उसका जुर्माना भरिए और आप अपने आराम से बैठ सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये है डरने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेघा, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। देखिए, सरकार की ओर से खूब ऐतिहासिक बताया जा रहा है, विपक्ष कहा जा रहा है कुछ है नहीं, और बंगाल चुनाव के मद्देनजर भी बड़ा दांव चल दिया है आज। चित्रा, देखिए, अगर आप राजनीति के दायरे में इसका विश्लेषण करें, अगर पॉलिटिकल एनालिसिस करें इस बजट का, और जैसे अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे, अगर वो 85 मिनट्स में 85 मिनट में अगर उन्होंने 4 बार बंगाल बोल दिया होता तो ज्यादा बड़ा धावा बोलते हैं, बाहर निकल के कहते कि देखो क्या कर रहे हैं, इस तरीके से फ्री दे रहे हैं लोगों को। तो जो नहीं दिया गया उसमें वो चित भी मेरी पट भी मेरी वाला प्रॉब्लम उन्होंने होता है। आखिरी में मेंशन भी किया ना कि अगर पैसा खर्च भी कर देंगे तो भी कोई बात नहीं, उनको चुनाव हारना है, ये भी कहकर गए हैं वो आखिर में। हर बजट में एक्सपेक्टेड है, चित भी मेरी पट भी मेरी, यही है इनका। इनके हिसाब से कभी भी बजट सही नहीं हो सकता है। लेकिन मैं 2-3 चीज यहाँ कहना चाहती हूँ। चित्रा, देखिए, ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है। इलेक्शंस जीत, पिछली बार आपको याद है बिहार की इलेक्शंस आने वाली थी, बिहार बिल्कुल साल के एंड में नवंबर में बिहार थी। बजट में जब मैम ने फरवरी में ये बोला कि हम मखाना बोर्ड शुरू करने वाले हैं तो कितना बवाल मचा था। वो मधुबनी की साड़ी पहन के आगे थे, उस पर 4 दिन चर्चा हुई थी। दिल्ली के सीएम से लेकर वित्त मंत्री सभी लोग, और इस बार ये तो कहा जाएगा ना, जहां जहां चुनावी राज्य होते हैं वहां की साड़ियां हमारे केंद्रीय मंत्री या बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री है वो पहनने लगते हैं। मुझे लगा अच्छी बात है, हालांकि इसको अच्छे नजरिए से देखा जाना चाहिए। आज हिम्मत दिखाई है मैम ने, गमछा भी लेने लगते हैं, गमछा हिलाया भी जाता है। लेकिन 5 राज्य इंपॉर्टेंट है और बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद अगर सरकार ने रेस्ट्रेन दिखाया है, अपने आप को रोका है, इस तरीके से कुछ फ्रीबी देने की कोशिश नहीं की है, तो मैं कहती हूं बड़ी हिम्मत दिखाई है सरकार ने। और विपक्ष का काम है, वो तो बोलेंगे ही जो उनको कहना हो। तो सुबह ही कह रहे थे कि नाउम्मीदी है, और निकलने के बाद फिर और ऐसा पहली बार मैंने देखा है, इतने सालों से हम लोग बजट कवर कर रहे हैं, पहली बार विपक्ष बजट पेश होने के पहले आकर बता रहा है कि बिल्कुल कूड़ा होने वाला है। इसी शब्दों में कहें, सभी के चेहरे पर एक जैसा भाव था, सभी ये कह रहे थे कि बजट में कुछ नहीं होने जा रहा है। और दूसरी तरफ आम आदमी भी फिलहाल इसको ऐसा ही कहेगा कि बजट से हमें कुछ मिला नहीं है। लेकिन विकसित भारत की जब बात होगी, और हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी इस देश में ऐसा ब्रांड बन गए हैं भरोसे का, कि जब भी वो कोई बड़ा सपना दिखाते हैं तो लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज भी कर। मैं तो कई लोगों को जानती हूं, जब हम ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं, महंगाई को लेकर सवाल पूछो तो वो वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज कि ठीक है कोई बात नहीं, और अब मोदी जी हैं तो वो कर ही लेंगे। तो क्या उसका भी फायदा प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है? प्रधानमंत्री पंजाब में बात करेंगे तो वो इंटरेस्टिंग होगा सुनना कि उनका क्या आकलन है। लेकिन मुझे लगता है उसके पहले उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हमेशा बजट के फौरन बाद पीएम की प्रतिक्रिया आती है, बजट को लेकर वो अपना भाव क्या प्रकट करते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या इसके नरेंद्र मोदी ब्रांड, मोदी भरोसे के नाम पर क्या इस बजट को लेकर सरकार आगे बढ़ेगी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अगर इस तरह के ऐलान किए जाते हैं जिसमें कोई लोक कल्याणकारी, मतलब इस तरह का पॉपुलर कोई अगर अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है तो उसको लेकर आलोचना भी होती है। लेकिन क्या उसके लिए सरकार ने पूरी अपने आप को प्रिपेयर करके रखा था? अनुज गुप्ता जी, ये माना जा सकता है? नहीं, आई थिंक सरकार ने काफ़ी कुछ सोच के किया है। जिस तरह मैं कह रहा था, एक लंबे पीरियड के लिए प्लानिंग करी है, और कई चीज़ें इमीडिएटली जो अभी तक बातों में नहीं आई है, जो फ़ायदा मिला है, मैं दिखाना चाहता हूँ। एक, इंपोर्ट ड्यूटी पर्सनल यूज़ के लिए, अगर आप सपोज किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अमेज़ॉन यूएस की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से परचेज करते हैं, तो उस पर ड्यूटी 20% की जगह 10% हो गई है। बिल्कुल। तो 50% एक रियायत मिली है लोगों को सीधे। दूसरा, हम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, पर मैं कहूँगा कि 29 चीफ मिनिस्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक प्रधानमंत्री से, क्योंकि सारा काम आज आप देखेंगे स्टेट्स में हो रहा है, और स्टेट्स को 41% डेवोल्यूशन दिया गया है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को माना गया है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा भी है कि 1.4 लाख करोड़ वो 26-27 में स्टेट्स को देगी। बिल्कुल। तो अब रियली जो मुद्दा है वो स्टेट्स के ऊपर है, और अगर स्टेट्स अपना रिफॉर्म करेंगे तो भारत का भी रिफॉर्म होगा। ठीक है, शशि थरूर जी की प्रतिक्रिया आ गई है इन सब के बीच, उनको भी सुन लेते हैं। केरला के कांग्रेस के सांसद इस बजट को लेकर क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन कैसे करूं जब कोई डिटेल्स नहीं? शायद बजट डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा डिटेल होंगे, लेकिन भाषण में जो कुछ सुन सका काफ़ी नहीं था। फ्यूचरिस्टिक बजट है ये, कहा उन लोगों ने।
विकसित भारत की बात हो रही है इस बजट में। लेकिन देखिए, आपको ये भी पता है कि इस सरकार का एक और प्रॉब्लम कि बहुत सारे प्रॉमिसेस होते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ सुना नहीं जाता। एक उदाहरण आप देख लीजिए कि नवंबर महीने में हमने सुना कि चौथा महीना था, 4th consecutive month दैट FDI डिक्लाइन। इसके बारे में कुछ नहीं सुना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहे हमारे देश में, क्या गलती है, हमारी रुपये तो क्यों हर महीने गिर जा रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो जैसा कि उम्मीद थी, कांग्रेस पार्टी के लगातार सांसद एक ही सुर में बता रहे हैं कि कुछ ज्यादा मिला नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि आज प्रदीप भंडारी जी अगर हमारे साथ हैं, उनको कम से कम शशि थरूर से थोड़ी उम्मीद जरूर रही होगी, लेकिन शशि थरूर ने भी आलोचना की है, कहा कुछ मिला नहीं है। प्रदीप भंडारी जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए चित्रा जी, पहले सब लोग निर्णय कर लें। कल तक लोग कह रहे थे कि भाई चुनाव को देखकर चुनावी बजट जो है सरकार लाती है। अब विकसित भारत 2047 में 25 साल का रोड मैप रिफॉर्म एक्सप्रेस का दिया है, तो उसमें अब लोग बोल रहे हैं कि रिफॉर्म एक्सप्रेस का रोड मैप क्यों दिया है। दरअसल बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी इस बात से विचलित है कि आज की तारीख के अंदर भारत जो है वो सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। चित्रा जी, जब ये सरकार शुरू हुई थी तब 5 लाख करोड़ भी नहीं था इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, भी 12 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है। मैं अभिषेक बैनर्जी को सुन रहा था, क्या सिलीगुड़ी से बनारस का जब फ्री रेलवे हाई स्पीड रेलवे जाएगा तो क्या इसका बंगाल को बेनिफिट नहीं होगा? तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये हर चीज को संकीर्ण ढांचे से देखती है। पहली बार 40% तक डिवॉल्यूशन स्टेट्स को सरकार ने करने की बात करी, जिससे स्टेट्स को ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे स्पेंड करने में। क्या इससे बंगाल का फायदा नहीं होगा? ओवरऑल अगर आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखें, फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग के अंदर भारत में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, जब हमने शुरू किया था टॉय इंडस्ट्री में हम इंपोर्टर थे, अब हम नेट एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इसी तरीके से 20 से ज्यादा इनलैंड वाटरवेज की बात करी गई है। इसके साथ में हम लोग ने सबसे बड़ी बात जो करी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला के लिए एक महिला हॉस्टल, महिलाओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। क्या इससे और महिलाओं का और यंग महिलाओं का भागीदारी एजुकेशन के अंदर नहीं होगी? तो जो लोग की ढांचा संकीर्ण है, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमिक युग को नहीं समझ सकते, वही इसको क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है, जबरदस्त तरीके से एआई का भी जिक्र किया गया है वित्त मंत्री के भाषण पर। अपने एक्सपर्ट के जरिए जानेंगे कि एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब तक जो कदम बढ़ा रही है, क्या उसके जरिए आगे आने वाले वक्त में इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अतुल जी, लेकिन जल्दी से एक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की, वो कह रहे हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं, जब भारत विकास की दिशा में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ा है तो आज आलोचना करने की क्या जरूरत है। विकसित भारत के लक्ष्य में तो कदम से कदम मिलाकर कांग्रेस को चलना चाहिए। अतुल जी, अभी देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 4.3% जो उन्होंने फिस्कल डिफिसिट का टारगेट हम नीचे लाए कहा है, उसका झोल बताता हूं मैं क्या है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट इनकम टैक्स का कलेक्शन बजटरी एक्सपेक्टेशन था 14,38,800 करोड़ रुपया, हुआ है 12,35,171 करोड़ रुपया। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनीज को काफी सारी छूट देने के बाद भी जो कहा मैंने इकोनॉमिक सर्वे और एक्चुअल्स में क्या फर्क आ रहा है, देखिए उनका बजटरी एक्सपेक्टेशन था 28,37,409 करोड़ रुपया, रिवाइज कितना मिला है 26,74,661 करोड़ रुपया, यानी 4 लाख करोड़ रुपया तो आपका डायरेक्ट टैक्सेस में कम हुआ है। यही बताता है कि 41% जीडीपी के 41% कर्जा हाउस होल्ड पे है, कर्जे पे चल रहे लोग, और आज 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया। 1 जनवरी को 111 रुपए बढ़ा दिया था, आज 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिया है। रही बात टेक्सटाइल की, इन्होंने बात की कि टेक्सटाइल में हमने जो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो पैसा लगाना चाहिए, पीएलआई कंपोनेंट बेस करना चाहिए, जो हम कह रहे थे, उसके वजह आपने क्या किया, वियतनाम पे 19% टैरिफ है, हमारे ऊपर 50% टैरिफ है। चाइना जो है पहले से सस्ता बनाता है, उसके ऊपर 45% टैरिफ लगाने के बावजूद उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने की वजह से उसका एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा। तो 1,35,000 तो सूरत में लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, सूरत, थिरपुर, दिल्ली। तो इसको देखकर जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिशा दिखाई थी, उस दिशा को लेकर बजट नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि हम निराश है, हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के आंकड़ों के साथ ही बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम हमारी बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ गया है, अरे भाई 16% से 11.4% पे आया है, इसे बढ़ा हुआ कहोगे तो बेवकूफ कहेंगे लोग। ठीक है, ममता बनर्जी इस समय बोल रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ गई, सुनते हैं पश्चिम बंगाल की सीएम को। फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दे डोंट हैव एनी मॉरल अथॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट and to finish the country like this. They want to destroy the economic structure of the country, the constitutional structure of this country, the independent agency, including the infrastructural facilities, the economy, the social sector, the economic sector,
the federal sector, all is been vanished. Only talking too much and less work. What they do, only they use some jugglery of words which cannot affect. You have to give the advantage to the people, which common people can enjoy the facilities. সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করেনি, তপশিলীদের জন্য কিছু নেই, आदिवासीদের জন্য কিছু নেই। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि साधारण मनुष्य के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया गया है। बातें कहीं ज्यादा कही गई हैं, शब्दों की बाजीगरी की गई है, यहाँ पर काम कम किया गया है। कुल मिलाकर एक बात बिल्कुल साफ है, विपक्षी दलों की ओर से एक सुर से बजट में खोज के कमियां निकाली जा रही हैं। सरकार की ओर से जबरदस्त तरीके से 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाते हुए ऐतिहासिक बजट करार दिया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। देश का बजट सामने आ चुका है, लेकिन विकसित भारत का यह बजट है 2047 के मद्देनजर सरकार की ओर से कई ऐसी बोल्ड घोषणाओं का ऐलान किया गया है। यानी कि मौजूदा तौर पर लोकल लेवल पर अभी थोड़ा कम, लेकिन भविष्य के मद्देनजर कई बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, जो लगातार एबीपी न्यूज पर हम तमाम एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जिनमें मुंबई, पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ममता बनर्जी ने सामने आकर जबरदस्त निशाना साधा है, लेकिन वाराणसी सिलीगुड़ी के लिए भी 7 जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, उसमें सिलीगुड़ी शामिल है। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। ये एक बेहतर कदम आप बता सकते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में हम सब जानते हैं कि कैंसर के मामले कैसे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे में 17 दवाओं पर आयात शुल्क घटाया गया है। अभी 5% शुल्क लगता था। हेमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों में भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा भी की गई है। बजट में आपके काम की 10 बड़ी खबर जो है वो देख लीजिए। अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जाएगा। टैक्स नियम और फॉर्म ज्यादा आसान होंगे। सरकार की ओर से राहत देने की यहां पर थोड़ी सी कोशिश की गई है। विदेश से शॉपिंग सस्ती की जाएगी। निजी जरूरत के सामान पर टैक्स 20% से घटकर 10% कर दिया गया है। हालांकि विदेश में कितने लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है, बहुत कम ऐसे लोगों की तादाद है। लेकिन जीवन रक्षक 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया गया है, दाम कम होंगे। ये एक बड़ी खबर, राहत भरी खबर आप बता सकते हैं। विदेश यात्रा सस्ती होगी। विदेश टूर पैकेज पर टैक्स 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है। यह भी यकीनन अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर के लोगों वाली ही खबर है, उनके लिए बड़ी राहत है। उच्च शिक्षा पाने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। सरकार की ओर से यह बड़ी घोषणा की गई है। यानी कि लड़कियों के लिए सुविधाएं कैसे बढ़ाएगी सरकार, उसका विस्तार से वर्णन किया गया। शहरों के बीच 7 नए हाई स्पीड ट्रेन रूट बनेंगे, जिसके बारे में हमने विस्तार से आपको जानकारी दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 12.2 लाख करोड़ किया गया है। रोजगार के नए मौके इसके जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है। छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का ग्रोथ फंड बनाया जाएगा। लेकिन रोजगार को लेकर नए सिरे से अब हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी हिमांशु कुमार जी, जल्दी से रोजगार के मद्देनजर कैसे विकसित भारत की जब हम बात करते हैं 2047 की बात करते हैं, लेकिन आज का युवा तो अभी रोजगार चाहता है ना कि हमें रोजगार दिया जाए, उसके लिए क्या है व्यवस्था? हिमांशु जी देखिए, अगर सरकार की कैपेक्स की देखें तो माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आगे हैं, एक बार सुनते हैं मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और एक विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के बजट में मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत बड़ा फोकस दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत एक सिग्निफिकेंट सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस लाके आने वाले समय में डेटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की, जिससे कि दुनिया भर को नई सर्विसेज और भारत के लिए नए एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नए रास्ते खुलेंगे। तो डेटा सेंटर्स पे जो टैक्स हॉलीडे दिया, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ ऑरेंज इकोनॉमी जो हमारी क्रिएटर्स इकोनॉमी है, इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट नए बनाने के लिए क्रिएटर्स इकोनॉमी में आईआईसीटी मुंबई के साथ मिलकर 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब बनाने के लिए बजट में प्रोविज़न किया गया है। और साथ ही साथ रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स, चेन्नई से बेंगलुरु, चेन्नई से हैदराबाद, बेंगलुरु से हैदराबाद, मुंबई से पुणे,
पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। एक तरीके से साउथ इंडिया में सदर्न ट्रायंगल बनेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का हाई स्पीड रेलवे का, बुलेट ट्रेन का। वैसे ही दिल्ली, वाराणसी, सिलीगुड़ी का एक नया हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा और साउथ वेस्ट को साउथ से जोड़ने वाला मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा मेजर कॉरिडोर बनेगा। साथ ही साथ आज बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि बंगाल में दांकुनी, वहाँ से गुजरात में सूरत, इसको जोड़ने वाला, ईस्ट को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला नया DFC भी सैंक्शन हुआ है। मैं इस बजट के लिए जो कि युवा शक्ति से प्रेरित है, जो कि विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाता है, जो कि समाज के हर वर्ग के लिए और देश के हर क्षेत्र के लिए विकास का एक नया माध्यम बना है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। रेलवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन और उनके सेक्टर को लेकर जो जो राहत आज दी गई है, विस्तार से मंत्री जी ने उसका जिक्र कर दिया है और उसको ऐतिहासिक बजट 2047 के विकसित भारत वाला बजट बताया जा रहा है। राजेश जोशी जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन आपको बताते चले इस समय संजय झा की प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार सुन लेते हैं उनकी ओर से क्या कहा जा रहा है बजट को लेकर। हिसाब से, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ है ही नहीं। बहुत वेलकमिंग बजट है और मुझे लगता है कि जो वित्त मंत्री जी ने खास करके युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, स्किलिंग में, टूरिज्म में जो सबसे बड़ा आपको जॉब क्रिएटर है, स्मॉल टैक्स पेयर है, उनके लिए हर एक चीज़ को एड्रेस किया है। मुझे सबसे बड़ी बात लगती है कि प्रधानमंत्री जी का 2047 में जो विकसित भारत का सपना है, उसमें जो आज जो ग्लोबल स्थिति है, चाहे टैरिफ को लेकर के है, चाहे वार की स्थिति है, उसमें इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है या जो अलग अलग कमोडिटी को उसको सपोर्ट करके यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग वो इसमें दिखाई पड़ा है। हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार के लिए भी खास करके जो राष्ट्रीय जलमार्ग को लेकर के जो शिप रिपेयर का एक बड़ा सेंटर पटना में खुलने वाला है, उसी तरह एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी के लिए है, उसका मेजर पार्ट बिहार से होते जाएगा। ओवरऑल जो इकोनॉमिक सर्वे में संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा बिहार को भी बहुत कुछ दिया गया है। कुल मिलाकर जो एनडीए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वो खूब आलोचना भर भर कर रहे हैं। सबकी लाइन पूरी तरह से तय है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। किसी की भी पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं सिर्फ पक्ष और विपक्ष जानकर आप समझ सकते हैं कि कौन तारीफ करने वाला है और कौन इसकी आलोचना करने वाला है। हिमांशु जी, आपको रोकना पड़ा था, रोजगार के लिए क्या व्यवस्था इस बजट में? देखिए, इसमें 3 सेक्टर है जहां पे बहुत तेजी से इम्पैक्ट दिखने वाला है। एक तो एमएसएमई को लेकर सरकार ने बहुत क्लियर कट लिक्विडिटी की बात की है। उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि जेम के साथ जो जहां पे प्रोक्योरमेंट होता है वहां के साथ भी आपके चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है लिक्विडिटी के साथ। तो ये एक नया फीचर है जहां से जो छोटे व्यापारी हैं उनको लिक्विडिटी मिलेगी, उनके पास जॉब के ऑप्शन बढ़ेंगे। दूसरा, आईटी सेक्टर को लेकर जो डाटा की बात की गई है उससे एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने वाला। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, डाटा के तरफ में बहुत तरह की कंपनी, भी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी भी काम करी, बट जो टैक्स हॉलीडे दिया गया है 2047 तक का, उसके हिसाब से भी एक अच्छा खासा इन्फ्यूजन अगले 6 महीने से 1 साल में आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। एआई का एक सेक्टर ऐसा है कि जिसको बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे एफएम के स्पीच को देखें तो शायद हर 10 से 15 मिनट में इस वर्ड को यूज किया गया है। एआई पर दिया गया है, यकीनन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी हर तरीके का, ऐसा नहीं कि केवल कोडिंग की है, मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस होंगे जो कि आने वाले टाइम में इसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। इसके अलावा एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, स्पेशली उसमें सरकार जब उनकी स्पीच चल रहा था उन्होंने एक वर्ड कहा ICAI और ICSI कि टियर 2 और टियर 3 में उन्होंने इंस्टीट्यूट जो हमारी जो इंस्टीट्यूट है उनसे भी कहा कि आप टियर 1 और टियर 2 में जाकर टियर 3 में जाके छोटे स्किल वाले ऐसे कोर्स लाएं जिससे कि जो कंप्लायंसेस कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बड़ी बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी खूबियां भी हैं जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हैं। तो मौजूदा वक्त में व्यक्तिगत तौर पर अगर आप लाभ और हानि जानना चाहेंगे तो कोई बहुत बड़ा फायदा आम आदमी के लिहाज से नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो यकीनन उस हिसाब से आपको कई मामलों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सरकार आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।